जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम जी, कैसे हैं सजाद? हाउ आर यू? आई एम फाइन सर, शुक्र अल्लाह का सर। थैंक यू। आज हैव यू अटेंडेड द सेशन? नहीं सर, आपने एक तो वो लिंक नहीं सेंड किया, लेकिन मैंने ओपन भी किया था उधर से फेसबुक से, मुझे तो लाइव मिली नहीं। मैं कहा चलो रिकॉर्डिंग सुन लूंगा मैं। असल में पता क्या था वो, उनके मुताबिक ये था कि जो लिंक है, लिंक वो अलाउड नहीं था बेसिकली। सर वो फेसबुक पे पड़ी होती है, रिकॉर्डिंग पड़ी थी, लाइव नहीं आ रहा था, मैंने देखा था ऑन करके। जो नहीं प्रीवियस हुई वो है वो अच्छा, रिकॉर्डिंग उनकी वो पड़ी हुई इसका थी। था, मेरा ख्याल है जो मुझे, कि स्टूडेंट्स आर नॉट डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद द जी सर, मैंने पिछली फैकल्टी। रिकॉर्डिंग देखी है, वो इस तरह क्वेश्चन होते थे उनके पास लिखे हुए, फिर वो टीचर हाँ, से वो पूछते इस हैं तरह इस है कि तरीके से। जैसे आप लोग जो जिनको मॉडरेटर अयाज साहब थे, वो थे, जैसे स्टूडेंट अगर फर्ज करें वो क्वेश्चंस वगैरह जो भी उनको करेंगे, अच्छा वो उनको पढ़ के जो भी उनका जो क्रक्स होता है वो फिर फैकल्टी से पूछते हैं कि जी ये बच्चे पूछ रहे हैं ये वो, तो अगर वो फिर लोग अदरवाइज फिर वो डायरेक्टली ये होता है कि जी हाँ जी, आप जी क्या सुजेशन देते हैं मटेरियल वाइज, क्या है बच्चों का रिजल्ट अगर ठीक नहीं आ रहा तो क्या वजह है उसमें जो आप हमें सुझाव, इस टाइप की डिस्कशंस वगैरह जी सर, हुई थी। मैंने वो सुनी थी, वो इस तरह ही थी। इनमें तो हमें मेरा ख्याल कोई इतना इशू नहीं है। शुरू-शुरू में था जब ये ऑनलाइन हुआ था, उस टाइम थोड़े इश्यू थे, वो फिर हो गए थे क्लियर। तो नहीं, आप इस वक्त कोर्स आप कौन कौन सा ले रहे हैं? मैं सर अब फिलहाल यही ले रहा हूँ सर, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का ही ओनली। अच्छा, वैसे आप इंडिविजुअली जरा बताइए कि क्या मतलब उसमें प्रॉब्लम आप लोगों की एज ए स्टूडेंट क्या फीलिंग है, मतलब क्या उसमें के जो डिफिकल्टीज आप फील करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर पेपर्स, वो क्या है? सर मेरा जो ख्याल था, मुझे तो लगता था कोर्स ही ज़्यादा होता है इनका, मुझे जो हम्म, फ़ील होता था। लेकिन इस दफ़ा मैंने सर 3 पेपर मैंने ये दिए थे, इस सेमेस्टर के मेरे तीनों क्लियर हो गए थे, और उससे 1 मंथ पहले ही मैंने, मेरे 2 रहते थे, यानी कि मैंने इसमें मैंने 5 पेपर मैंने पास किए हैं, ऑनलाइन जब से हुए, मुझे तो फिर ये ईज़ी लगा। अच्छा अच्छा अच्छा। पहले मैं जॉब कर रहा था, जॉब के साथ कर रहा था, तो मुझसे पास नहीं हो रहे थे। वो कोरोना की वजह से फिर वो जॉब छोड़ी है पहले, फिर मैंने कहा चलो स्टडी फोकस करते हैं। उसके बाद ऑनलाइन मैंने पढ़ना शुरू किया है, तो मुझे अब ईज़ी लग रहे हैं। ठीक ठीक। एनी हाउ, जो मेरा ख़ज़ाती ख्याल है कि प्लस उसमें ये भी है कि बच्चों को, जो शायद सुना हुआ हो, मैंने तो ये बात कही थी कि बच्चे बच्चे हमें अभी भी है ना, हमारे बच्चे इंग्लिश लिखना उनके लिए प्रॉब्लम समझा जाता है, और थोड़ा सा जो चीज़ है वो है रटालाइजेशन से बाहर जब तक बच्चे नहीं निकलेंगे। मैंने तो ये सुजेस्ट किया है कि देखें, मैं जैसे कोई भी चीज़ है उसमें यह है कि बच्चा इस काबिल तक हो कि वो उसको अंडरस्टैंड करके अपने अल्फाज में लिख ले, बस अगर वो लिख सकता लेकिन है सर तो उसके उसको मार्क्स इजी। कम देते हैं, अगर अपने अल्फाज में लिखे हैं उसके बड़े कम मार्क्स मिलते हैं। नहीं तो ये फिर इसका मतलब वो भी गलत है ना चीज। जी बात सर, ये है कि ये देखिए, है। मुझे आपसे ये मुझे नहीं सुनना कि जी वहाँ बुक में क्या लिखा हो, मुझे तो ये सुनना है कि सज्जाद वेदर इज नोइंग दी लिवंस के जो 3 स्टेजेस हैं वो उसको आते हैं और उनके ऊपर वो कमेंट कर सकता है, तो मेरा ख्याल सफिशिएंट है। ये वैसे होना तो यही चाहिए सर। हम्म, हम्म, अभी हमने ऑडिट का किया था, ऑडिट में तो बहुत ज़्यादा ही सर कह रहे थे कि नहीं आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ये जो वर्डिंग है ये यूज़ करनी पड़ेगी। बाकी सब्जेक्ट में फिर भी जिस तरह इसमें तो फिर भी रिलैक्सेशन होगी कुछ, लेकिन ऑडिट में तो कहते हैं बिल्कुल भी नहीं होती। नहीं तो फिर वो आप कर चुके हैं पास? जी सर, अभी रिसेंटली मैंने किया था। कर लिया है ना, तो उसमें कैसे जी लिखा सर, था आपने? मैंने सर वो तो ज़्यादा तैयारी की थी। एक तो इसमें ये ईज़ी हो गया सर अब इसका एमसीक्यूज़ की वज़ह से, कि मेरा उधर से ख्याल मैं। ऐसा नहीं है, देखिए ऑडिट ऑडिट जो भी हो, ऑडिट में फर्ज करें क्या लिखेंगे भी, जो भी उसका कॉन्सेप्ट है वो आपने लिखने तो अपने अल्फाज में ही है। लेकिन सर इस दफ़ा जब ऑनलाइन हो गया तब इतना लिखना नहीं पड़ता, मैं ये कह रहा हूँ।
नहीं 60 मार्क्स तो लेकिन एमसीक्यूज में आ देखिए जाते देखिए हैं। मेरी बात सुनिए, देखो बात ये है कि फर्ज करें मैं आपसे पूछता हूँ कि जी ऑडिट के अंदर ऑडिट एविडेंस ट्रू एंड फेयर व्यू के बारे में लिखना है आपने, तो वो जो जो है वही लिखेंगे ना आप, वो अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। एविडेंसेस कैसे ट्रेस हो सकती हैं, मटेरियलिटी क्या है, ऑडिटर के रिस्क क्या हैं, तो वो तो वही होंगे जो हैं बेसिकली। जी सर, वो तो वही होते हैं। अब बुक बुक पे तो अब मैं हम 30-30 साल हमें होते हैं पढ़ा के, मुझे नहीं अभी तक भी किसी भी बुक का पहला पेज भी नहीं आता मुझे याद, मुझे तो नहीं याद है, और ना ही मैं याद करना चाहता हूँ। मैं तो आई आई शुड अंडरस्टैंड कि जी जो उसके अंदर जो मेन मिथ है वो कोर चीज मैंने बतानी है। एनी हाउ मैंने तो चले। ये तो सर एक्सपीरियंस जिसको हो जन टीचर ही बता सकता है। मैंने तो जो अब ऑडिट के मैंने दिया है, तो उसमें अब 60 नंबर तो वो हो गए थे एमसीक्यूज के। जो 40 नंबर का था उसमें मैं ज्यादा, मेरी को ट्राई यही थी कि जो लैंग्वेज है वो टेक्निकल जो इसकी है ऑडिट की वही यूज हो। उसके लिए मैंने स्टार्ट में जो क्वेश्चन किए मैं उनको दोबारा पढ़ लेता, यानी कि नहीं मतलब आंसर ऑडिट करके की फिर मैं उसको टेक्निकल दोबारा लैंग्वेज पढ़ता मुझे था। बताइए कि, और ऑडिट की टेक्निकल लैंग्वेज क्या है फर्ज करें। सर जिस तरह ये इसमें वर्ड यूज होते हैं मटेरियल का, और इस तो तरीके से मटेरियल काफी का वर्ड तो वो यूज होते मटेरियल हैं। ही रहना है, असर्शन है, ट्रू एंड फेयर है, ठीक भी वो तो, लेकिन अगेन मैं अगर आपसे पूछूं कि असर्शन क्या होती है, तो वो तो आपको अपने अल्फाज में लिखना पड़ेगा। अल्टीमेट वो टर्मिनोलॉजी होती है, टर्मिनोलॉजी की एक्सप्लेनेशन आपको बेस्ट यही होती है कि यू शुड राइट इन योर ओन वर्ड्स, बट मीनिंग शुड बी क्लियर। ठीक है ना जी। जी सर। हाँ, तो वो टेक्निकल टर्म्स तो आप जैसे सैम्पलिंग, सपोज आप कहते हैं ऑडिट, जो ऑडिट रिस्क और टोटल टाइप्स ऑफ ऑडिट, जब आप कहते हैं सब्सटेंटिव कंट्रोल और प्रोसीजर्स क्या हैं, और कंट्रोल आई मीन लाइक वो प्रोसीजर्स क्या हैं, तो वो ये तो टेक्निकल टर्म है, लेकिन आगे तो वो वही होगी जो उसकी लैंग्वेज बनती है, और वो लैंग्वेज जरूरी नहीं कि किसी बुक ने अगर रेफर की हुई है वही आप लिखें, वो गलत है मेरे ख्याल में। बच्चों को मैं सर इनसे ये कह जब रहा हूँ तक आप बाहर हैं। जी जी। जी कि ऑडिट में ये टेक्निकल टर्म काफ़ी ज़्यादा है, मैं ये कह रहा हूँ। इसमें नहीं एसएम में होंगे इतनी ज़्यादा होंगे टेक्निकल टर्म नहीं है। नहीं जी मेरी सर। बात वो किसी भी सब्जेक्ट में, एसएम में भी है। मैं अगर आपसे स्ट्रेटेजिक ग्रुप पूछूं, ठीक है ना जी, मैं आपसे स्ट्रेटेजिक फिट पूछूं, अब ये बेसिकली क्या है, पॉलिसी पूछूं, स्ट्रेटेजी पूछूं, ठीक है ना जी, अपॉर्चुनिटी क्या चीज होती है, तो नेचुरली दीज आर द टर्म। जब आप मिशन कहते हो, विजन कहते हो, गोल कहते हो, ऑब्जेक्टिव्स कहते हो, तो ये क्या टेक्निकल टर्म नहीं है। जी सर, टेक्निकल है ये भी। वो तो देखो कोई भी सब्जेक्ट होता ही वो टेक्निकल बेसिस के ऊपर ही है। आप एचआर में चले जाओ, टेक्निकल है। मैं जॉब इनलार्जमेंट पूछूं, जॉब इनरिचमेंट पूछता हूँ, रिक्रूटमेंट कहता हूँ, डी रिक्रूटमेंट कहता हूँ, ओरिएंटेशन है, ऑनबोर्डिंग है, सक्सेशन प्लानिंग है, करियर प्लानिंग मैनेजमेंट, तो ये तो दीज आर द टेक्निकल टर्म्स लाइक। मुझे तो सर ऑडिट में ही लगी थी पहले, मुझे इतना फ़ील नहीं हुआ, ऑडिट में नहीं ही मुझे लगी थी। मैं चले इसलिए एनी कह रहा हूँ हाउ। जो एक्सपीरियंस हो वो जिसने सारे किए हों वो बता सकता है। हाँ नहीं मिस्टर एहसन, जी जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र सर, ठीक एहसान एहसन आप कहाँ से हैं? है। मैं सर लाहौर ऑफिस में ही होता हूँ, यहाँ आईसीए में भी जॉब ही कर रहा हूँ, लेकिन साथ पढ़ रहा हूँ अपना ये। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, एहसन साहब जरा अपना एक्सपीरियंस तो शेयर करें, कैसा जा रहा है कोर्स ये? सर शुक्र लगा सर, मैंने पहले भी सिर्फ 6 महीने पहले कोशिश की थी कि पढ़ लूँ, लेकिन ना टाइम भी जैसे करता, ये ऑनलाइन से जरा मुझे ज़्यादा ईजी लगा है। इससे ज़रा समझ भी सही आ रही है, और मतलब टाइम भी जैसे पढ़ भी रहा है, उस तरह ज़रा मुश्किल लगता था अच्छा, मुझे, तो मुझे आज टाइम निकालना एहसन मुश्किल होता मैंने आज आज मैंने काफी मटेरियल आप लोगों के ना वो जो आ, है। जी है उस पे ग्रुप मैंने में शेयर अपलोड आ किया गया। है, और उसमें वो मुख्तलिफ बुक्स हैं, ठीक है ना जी। अच्छा, बल्कि मैं अभी एक एमसीक्यूज में वो मुख्तलिफ जगहों से करके ना जी, उसका एक मैं पूरा काफी अच्छे ज्यादा होंगे एमसीक्यूज, वो भी जी मैं जी आपको एक दो दिन तक मैं वो आप लोगों को अपलोड कर दूंगा। वो भी आप जी सर। तैयारी हवाले के साथ आप करें। और जी बाकी ये 15 तक मेरे ख्याल क्लासेस आपकी हैं, लेकिन जी इसके सर। साथ बाद में भी ड्यूरिंग योर स्टडीज आप लोग वेयर एवर यू फील सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम इन योर मटेरियल, तो प्लीज काइंडली आप मुझसे मतलब है कि जी वॉइस मेल भी कर सकते हैं, और उस पर आप पूछ पूछ लिया करें, तो ठीक है ना जी।
ठीक है सर, ग्रुप में अच्छा, वॉइस मैसेज ऐसा कर साहब, दिया आज करो। आज आपने आप तो चले, आपने भी वो सेशन अटेंड किया था ऐसा? नहीं सर, वो मैंने नहीं किया। अच्छा 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 अच्छा। तो वो आप सुन लिया आप अभी आप लोगों ने कि नहीं उसको? जी सर, अभी आप ही की सर बात कल सुना मैं। देखेंगे, फेसबुक पे आएगा जब। चलिए चलिए ठीक हो गया जी, ओके जी, ओके। अच्छा जी, वी आर गोइंग टू स्टार्ट डियर स्टूडेंट्स, it's the Kurt 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 Leuven 3 stage ice cube model इसे कहते हैं। और as yesterday we have mentioned, there are 3 stages, that is unfreezing, change, refreeze. Mean whenever change have to introduce or brought, तो naturally जो हमारे यहाँ, चूंकि हम ह्यूमन के हवाले से बात कर रहे हैं, तो हमें अपने माइंड को बदलना होगा, वहाँ चेंज लानी है, ये उस पर्सपेक्टिव में है। तो जो हमारे ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड जो बिलीव्स होते हैं, जो थॉट्स हैं, जो पैराडाइम्स हैं, थिंकिंग हैं, रिजिडिटीज हैं, वो जस्ट लाइक फ्रोजन फ्रोजन होती हैं। अब हमें अपनी उन थिंकिंग में हमें चेंज लानी होती है। तो दैट्स वाई पहले उनको हम जो फ्रोजन चीज होती है, जो रीफ्रीज्ड हालत में होती है, उनको हम अनफ्रीज करें। अनफ्रीज मीन कि उनके अंदर उनको मेल्ट डाउन करना होगा। और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता उसमें बर्फ मेल्ट होती जाएगी, उसकी शेप चेंज होती जाएगी, ये प्रोसेस चेंज है। और फिर जो आप ऑप्ट करना चाहते हैं, और फिर वो माइंड आपका जो भी जो कल्चर है, थॉट है, थिंकिंग है, फिर आप उसको रीफ्रीज कर लेंगे। ये असल कर्ट ल्यूवन का मॉडल है, आइस क्यूब मॉडल। So what is important to kept in mind, okay, that is unfreezing, change, refreeze. मैंने बताया था कि ये फिर जब रीफ्रीज हो गई चीज, इसका मतलब पहले ये कंडीशन थी, चेंज आके अब ये बन गई। फिर ये जब तक ये मेंटेन रहेगी, जब हम चाहते हैं फिर इसको दोबारा हमें जब चेंज लानी होगी, तो इसको क्या करना होगा, अनफ्रीज, फिर चेंज, और फिर रीफ्रीज। तो ये स्टेप इस तरीके से चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब अगर आप देखें, तो अनफ्रीजिंग में व्हाट इज दिस वन, रिमूव इंडिविजुअल्स फ्रॉम कस्टम्ड रूटीन्स। मीन के जिसके हम आदी होते हैं, उस रूटीन को हमें रिमूव करना होगा। कंसल्ट टीम मेंबर्स, कन्फ्रंट परसेप्शंस एंड इमोशंस, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है जी। ये चीज़ें हमें इस लेवल के ऊपर, चूंकि जैसे हम करेंगे तो ये चीज़ें हमारी अनफ्रीज होना शुरू हो जाएंगी। रिमूव इंडिविजुअल फ्रॉम अकस्टम्ड रूटीन्स, कंसल्ट टीम मेंबर्स, कन्फ्रंट परसेप्शंस, इमोशन, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। फिर आप चेंज में क्या है कि नाउ लर्न न्यू कॉन्सेप्ट्स, encourage staff participation and involvement, identification with new role models, and internalization of new behavior. ऐसा ये थोड़ा सा बताएंगे क्या है इंटरनलाइजेशन ऑफ न्यू बिहेवियर? जी प्लीज, ऐसन। अच्छा, सजाद आप बताइएगा। सर जो न्यू जो नॉर्म होगी उसको अडॉप्ट करना सर, इंटरनलाइज मीन उसको एडजस्ट करना। हाँ, इसका मतलब है कि आप ये बेसिकली लफ्ज क्या इस्तेमाल हुआ, न्यू बिहेवियर। इसका मतलब वो चेंज अब इंटरनलाइज का मतलब है कि उसको अब आप खुद एक्सपीरियंस करना शुरू कर दो, ये इंटरनलाइजेशन है। वो आपकी हैबिट का हिस्सा बन जाए। ठीक है, इंटरनलाइज होना। जी सर। अब रीफ्रीज की तरफ हम चले जाएंगे। रीफ्रीजिंग में हमें क्या करना होगा, इम्बेड न्यू बिहेवियर्स, establish new standards, habituation effects, positive reinforcement, that is reward, bonus scheme, etc. सजाद, इस पे कोई इशू हो तो बताइए, जो अल्फाज यूज हुए हैं कुछ, या प्लीज डू यू लाइक टू आस्क समथिंग? जी सर, ये हैबिचुएशन इफेक्ट्स, हैबिचुएशन इफेक्ट आदत को कहते हैं सर। जी 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 जी। अब जब आपकी आदत फिर बन जाती है ना, वो चीज रिफ्रीज हो जाएगी। मैं अब उस काम का उसी तरीके से आदी बन गया हूँ।
ठीक हो और नाउ ये सर प्रॉब्लम विद द फ्रीज में जो लिखे हैं ब्रीफ फ्रीज में ये इसकी वो लिखे हैं कि हमने किस तरीके से करना है उसके पॉइंट लिखे हुए हैं नो नो या नो नो इसकी नो 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 वो तो चेंज यहाँ लानी है ना। ये अब इम्बेड न्यू बिहेवियर का मतलब है कि इम्बेडिंग चीज वो होती है जो आपके सिस्टम का हिस्सा बन जाए। मतलब जिस तरह ये आदत ही की बात है ना। इम्बेड न्यू बिहेवियर का मतलब वो बिहेवियर जब आप बार बार फिर करोगे, पहले तो सीखोगे, फिर आपकी वो चीज इम्बेड का मतलब आपका आपके माइंड आपकी आदत का हिस्सा बन जाएगी, वो इम्बेडिंग हो जाती है। और जब इम्बेड हो गया तो इसका मतलब है कि आप जैसे मैं अगर फर्ज करो कि पहले आप ये था कि इरेगुलर थे, लेट आते थे, लेकिन अब आपने लेट कमिंग को खत्म कर लिया, ठीक है, और दैट इज व्हाट। तो उस हवाले से अब जो आपकी रेगुलरिटी आपके बिहेवियर का हिस्सा बन गई है, वो हम उसे कहेंगे कि जो वो एस्टेब्लिश हो जाएगी फिर उसके बाद जी जी, जो चीज जो इस्टेब्लिश हो गई प्रोसेस है में ना, होगी वो वो फिर है चेंज में जी आएगी। जी जी जी। ठीक हो गया सर। ये एक है हसन अहमद, वो पूछ रहे हैं कि साइट ओपन हो रही है कि नहीं किसी की। साइट से ही ओपन किया है सर मैंने तो। हम्म, मैं लिख देता हूँ हो रही है। सर ये अनफ्रीज में भी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, ये भी इसमें रिफ्रीज में आना चाहिए था। वो मैं बताता हूँ। वो इस वजह से है कि आपने पॉजिटिव री इन्फोर्स का मतलब है कि यहाँ आप चेंज के बारे में एक पॉजिटिव सोचें कि जी ये अच्छी चीज़ है, और बार बार सोचें कि अच्छी चीज़ है। देखो ना, अगर आप अनफ्रीज करते हुए अगर आप सोच रहे हैं कि यार ये तो एक अच्छा काम है ही नहीं, तो मेरा जी ख्याल सर, आप ये ऑप्ट ही अपने नहीं कर। एम्प्लॉय को या जो स्टाफ होगा उसको इन्फोर्स करवा रहे होंगे ना हम सर। देखो माय डियर, वो आप स्टाफ को या खुद अपने ऊपर अप्लाई कर लो ना। मतलब है कि जी, अब सवाल है कि ये पॉजिटिव री है ना, कि मैं कहूँ कि जी सजाद, यू शुड बी रेगुलर फॉर अटेंडिंग योर क्लास, यू शुड बी रेगुलर फॉर अटेंडिंग योर क्लास। जैसे आप बच्चे को कोई चीज़ बार बार बताते हो कि ये अच्छी चीज़ है बेटा, ये अच्छी चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है, ये पॉजिटिव री होगी। इससे ठीक है आपको सर। जॉब मिलेगी, नौकरी मिलेगी, अच्छा होगा, करियर बेहतर होगा, योर स्टेटस वुड बी इम्प्रूव्ड। गॉट इट। ओके सर। तो ये यहाँ थिंकिंग के एस्पेक्ट में पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। यहाँ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है इन टर्म्स ऑफ रिवॉर्ड एंड बोनस, कि आप अपनी कंपनीज के अंदर जो लोग बेहतर परफॉर्मेंस देंगे, बेहतर हो रहे हैं, उनके लिए रिवॉर्ड दें, बोनसेस दें। तो यहाँ बोनस और रिवॉर्ड का दिया जाना एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। ठीक हो गया सर। गॉट इट। ठीक है जी। तो ओके यहाँ सर। थिंकिंग वाइज है कि मैं बार बार आपको कहूँ कि जेंटलमैन प्लीज spare your time, allot your time. This ICM is highly important, as highly important. If you like to develop your career, so please spare your time, focus your attention. तो फिर ऐसा ऐसा क्या हो जाएगी, अनफ्रीजिंग स्टार्ट हो जाएगी ना। जी सर। क्लियर। जी सर। ओके। अच्छा, अब देखिए इसमें प्रॉब्लम विद द 3 स्टेजेस मॉडल में कुछ सारी बातें प्रॉब्लम भी होते हैं। assumes change is a structured process rather than continuous or multi directional process। ठीक है। मतलब समटाइम हम समझते हैं कि ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है, मीन के एक दफा ही बनता है, जबकि ऐसा नहीं है। दुनिया में हर चीज स्ट्रक्चर्ड नहीं होती, वो चेंजेबल होती है, मीन कंटिन्यूस। ये इसका डिसएडवांटेज है सर। हम नहीं, हम फर्ज करें, अगर मैं आज ही सोच लूं कि यार मैं तो आई एम इन एज ऑफ 56, मैं तो बस सीख ही नहीं सकता, और जो चीज़ है वो तो स्ट्रक्चर्ड होती है। बंदा माँ के पेट से जो कुछ आया बस वही है, वो तो नहीं है। जो मैं हूँ वही हूँ, मैं तो नहीं सीख सकता। तो इसका मतलब है कि मैं कहता हूँ जी कि कंपनी का जो सिस्टम है बस वो है, जो सिस्टम जिसमें मैं चला गया हूँ वो तो मैं सीख ही नहीं।
मतलब ये एक हमें रोकती है चीज, बजाय कि एक टीचर, अब मुझे बताइए ना कि मैं जिस एस्पेक्ट में चाहूँ मैं अपने आप को बेहतर कर सकता हूँ, लेकिन पहले मुझे क्या समझना होगा कि ये ना स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये कंटिन्यूस और मल्टी डायरेक्शनल प्रोसेस। ठीक है सर। क्लियर? ओके सर। नेक्स्ट, danger that a manager may interpret it as plan, implement, review। मतलब हमें ये होता है कि जी कि मैनेजर में इंटरप्रेट इट एज कि जी ये प्लान है, ये इम्प्लीमेंट और रिव्यू। लेकिन देखो, चेंज का अमल तो आप जब चाहो अपने ऊपर ला बजाय कि कोई मैनेजर कहे कि ये हमारा प्लान है जी। आप एज ए टीचर हो, और अब मैं अपने ऊपर ये अप्लाई करता हूँ ये चीज़ें। मतलब मैं बहुत सारे कोर्सेज हैं जो मैंने लाइफ में पहले नहीं पढ़े, मैं अब पढ़ाता हूँ। और आई कंटिन्यूसली ट्राई टू कीप टू अपग्रेड माय नॉलेज। अब आप देख लें, इसी हवाले के साथ आपकी एसएम के अंदर वो कॉन्सेप्ट जो फाइनेंस से रिलेटेड है, मेरा ख्याल है मैंने किए हैं आप लोगों के साथ। मैं टीकेएम के ऊपर बात हो, प्रोजेक्ट के ऊपर बात हो, ऑपरेशन के ऊपर बात हो, आपकी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के ऊपर उस पर कॉस्ट के ऊपर बात हो, स्टैंडर्ड कॉस्ट में आई एम रेडी। आई हैव अ बिट अंडरस्टैंडिंग टू शेयर विद यू पीपल। मेरा हाल इतना कोई भी टीचर आपको मल्टी और डाइवर्सिफाइड चीज़ों के ऊपर बात नहीं करते लोग। आप जी देखो सर। ना, आपका जो ईएम का कोर्स है, enterprise management, you know, this is not a one subject, it's absolutely 5 to 6 subject है उसमें। उसमें आपकी एचआर एचआर है, भी है। उसमें मार्केटिंग है, उसमें टीकेएम है, उसकी आई मीन लाइक देयर इज ऑपरेशन मैनेजमेंट इज देयर। ठीक है। अब परफॉर्मेंस आप मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, अब ये सारी चीजें एक बंदा, अब उनकी एक स्पेशलाइजेशन, वो तो डिफरेंट है, मार्केटिंग एक अलग एरिया है, एचआरएम एक अलग एरिया है। तो वो तो आपको, जब तक उन सब एस्पेक्ट्स में आप अच्छे नहीं हैं, तो मैं नहीं समझता कि ईएम का कोर्स आप करवा सकते हैं। तो एनी हाउ आई थिंक वन शुड हैव टू चेंज। ठीक है। और थर्ड वन, अंडर प्लेज द फंडामेंटल इश्यूज दैट पीपल विल ओनली चेंज इफ दे फील एंड अप्रिशिएट द नीड टू डू सो। ठीक है। तो अंडर प्ले द फंडामेंटल इशू कि जी दैट पीपल विल ओनली चेंज इफ दे फील एंड अप्रिशिएट द नीड टू डू सो, कि हम इसको थोड़ा सा अंडर प्ले करते हैं। ठीक है। इग्नोर कर कि लेते हैं। जी, हाँ जी। तो बहरहाल ये अब, लेकिन मेन चीज़ है जो कर्ट लिवन के मॉडल को ये आपने देखना है, और ये अनफ्रीज, चेंज और रिफ्रीज के हवाले से। चलें जी आगे। जी सर। आज स्टूडेंट्स दो अभी आए हैं। अनीक, अनीक वेलकम भी, मिस्टर अनीक। अनीक, अच्छा जी, एनी हाउ मेरा ख्याल उनके माइक का इशू होगा। मिस्टर सज्जाद, दिस इज लाइक द मॉडल, दिस इज जिमनी 4 R's framework, that is reframe, restructuring, revitalizing, renewal। अगेन बेसिकली क्या है कि इसमें आप चीज़ों को बदलना है तो फ्रेमवर्क एक है। रिफ्रेम क्या है कि क्रिएट डिजायर टू चेंज, सेट कॉर्पोरेट विजन। आप जब कोई तब्दीली लाना चाहते हैं तो आपको यू हैव टू क्रिएट डिज़ायर टू चेंज। क्योंकि अगर आप में डिज़ायर टू चेंज नहीं है तो यू कैन नॉट डू। और डिज़ायर टू चेंज, और फिर आपको अपनी उस डिज़ायर हैव टू बी कन्वर्टेड इनटू कॉर्पोरेट विजन, वीएन, और सेट योर कॉर्पोरेट वीएन। फिर यू एंटर इनटू जस्ट लाइक एज रीस्ट्रक्चरिंग में क्या है कि रिमूव एलिमेंट ऑफ बिजनेस दैट डू नॉट ऐड वैल्यू। अब देखा रीस्ट्रक्चरिंग कि ऐसी वो चीजें जो रूटीन में आप कर रहे हैं लेकिन जो वैल्यू ऐड नहीं करती, उनको खत्म कर दें। ये रीस्ट्रक्चरिंग, जाहिर बात उनको खत्म करके तो उसकी जगह नई चीज करोगे जो वैल्यू ऐड करती, तो आपके सिस्टम में तभी भी आ जाएगी। दैट इज कॉल्ड रीस्ट्रक्चरिंग। रिवाइटलाइजिंग क्या है कि फाइंड न्यू प्रोडक्ट मार्केट्स और इंश्योर गुड फिट विद competitive environment। एक तो ये है कि आप जब रिवाइटल होना चाहते हैं तो नई प्रोडक्ट बनाओ, नई मार्केट में चले जाओ। और दूसरा, गुड फिट, ये बड़ा जो है ना, जिसे हम
ये जो गुड फिट विद कंपैरेटिव एनवायरनमेंट है। और गुड फिट क्या होता है कि आपकी जैसे स्ट्रेटजीज मस्ट बी मैचिंग विद योर योर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड योर इंटरनल, ये है। और जिस तरह हम गुड फिट ये कहते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ अगर आपकी अपॉर्चुनिटीज को मैच करती हैं तो दिस इज फाइन थिंग। दिस इज कॉल्ड रिवाइटलाइजिंग रिन्यूएबल में एंश्योर पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट द चेंज एंड अक्वायर नेसेसरी स्किल। जब आप रिन्यूअल की बात करते हैं तो वो है विद रिस्पेक्ट टू चेंज एंड एक्वायर नेसेसरी स्किल के हवाले, इट मीन सॉफ्ट स्किल में। जब आप सॉफ्ट स्किल अपने ट्रेनिंग के जरिए से लोगों को सिखाते हो, ये रिन्यूअल है। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज जिमनीज 4 आवर्स फ्रेमवर्क हैव बीन गिवन। इसी तरह बायोलॉजिकल मॉडल एक मॉर्गन ने दिया है, वो है कि जी ऑर्गेनाइजेशन इज अ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। जिस तरह हमारी बॉडी है एक बायोलॉजी है, उसमें भी चेंज होती रहती है। जिस तरह अभी हम बात पेंडेमिक में उस कोरोना की कर रहे हैं, वो कहते हैं ना कि म्यूट म्यूट हो गया, तो इसका मतलब उसने अपने आप को बायोलॉजिकल अंदर से बदला है। तो वो चीज़ें जो बायोलॉजिकल हमारी बॉडी में चेंजेस आती हैं, वो कहते हैं जी जस्ट लाइक ये भी एक मॉडल ऐसा ही है। ऑर्गेनाइजेशन एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है। जिस तरह ह्यूमन बॉडी में चेंज आती है, इस तरह ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंज आती है, और वो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग आती है। तो 2 फैक्टर रिक्वायर्ड टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम चेंज, दैट इज रेडीनेस, एबिलिटी टू चेंज, और एबिलिटी टू मेंटेन सेंस ऑफ कंटिन्यूटी। ये बंदे में अगर पैदा हो जाए कि जी वो चेंज लाने के काबिल हो, वो रेडी हो, और फिर उसको एबिलिटी टू मेंटेन सेंस ऑफ कंटिन्यूटी, और फिर उसको मेंटेन करना। तो मैनेजिंग स्टेबिलिटी इज एन इम्पॉर्टेंट एज मैनेजिंग चेंज। देखिए बात वो कहते हैं ना जी कि हमने एक चेंज आना तो ठीक है, लेकिन उसे मेंटेन करना, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। तो दैट इज बायोलॉजिकल मॉडल हैज बीन डिस्कस्ड। जी क्लियर। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वो अस्सलाम जी, अनीक कैसे हो भाई, ठीक है? जी सर, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। चले सर अभी आप अनम्यूट है। हाँ हाँ हाँ, ये अनम्यूट होने क्या प्रोसेस होता है? सर वो होस्ट की तरफ से ना मुझे अनम्यूट की मतलब वो होस्ट की तरफ से आता है कि यू कैन अनम्यूट नाउ। तो वो अच्छा जब मुझे लगता है सर जब जब वो स्टार्ट में ऑप्शन ज्वाइन करते हैं ना उस टाइम तो फौरन ही आ जाता है, दरमियान में अगर गैप आ जाए तो फिर जल्दी ऑप्शन नहीं आता, या थोड़ा अच्छा, जो लेट ज्वाइन बाकी जो करेंगे। क्लासेस हो रही हैं अनीक, उसमें भी आप अनम्यूट होते? नहीं सर, एफएम की क्लास ले रहा हूँ मैं, एसएफएम हम्म। की। तो सर आपकी क्लास ही है, दिस इज द ओनली क्लास इन विच वी आर इंटरैक्टिव। सर ओनली हम्म। क्लास यही है, पहले जो थी ऑडिट वगैरह की उनमें नहीं था, उनमें हम टाइपिंग बस टाइप करते थे सर को मैसेज क्वेश्चन आंसर बॉक्स में। नहीं, मैंने तो इनको जब मेरी क्लास स्टार्ट ही हुई थी ना जी, मैंने इनको बताया था, मैं हाँ जी आई एम सॉरी, आप जो है ना वो बच्चों वो थोड़ा सा इशू ये था कि माइट बी द पीपल सम टाइम में यूज द वर्डिंग, और इसमें कोई एक, मैं हाँ जी आप छोड़ दीजिए, दिस इज माय कंट्रोल दैट आई हैव अ बिलीव कि मेरी वहाँ इतनी इंटरेक्शन इस टाइप का होता है। आई डोंट थिंक सो देयर विल बी प्रॉब्लम एट ऑल। एमआईएस की सर, एमआईएस की क्लासेस ली थी, उसमें उन्होंने सर ने भी रखा था, लेकिन उसमें कोई इशू नहीं आया था ये म्यूट अनम्यूट वाला। अच्छा, नहीं उसमें पता क्या होता है, ये टीचर की अगर आपकी सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप है ना जी, तो फिर कभी प्रॉब्लम नहीं नहीं मैं ये कह रहा हूँ सर, है। म्यूट अनम्यूट वाला इशू नहीं आया था, यानी कि स्टूडेंट को हाँ सबका ही हाँ हाँ। अनम्यूट ही होता था। अच्छा, लेकिन मैंने तो खैर इनसे कहा हुआ है, मैं तो अगर ये मुझे अनम्यूटेड क्लास में करनी हो तो मुझे मजा ही नहीं आता। वो तो दीवार के सामने बातें करने वाली बातें है ना, उसका फायदा ही कुछ नहीं है। चले जी एनी सर। हाउ जी, अनीक आई होप सो कि यू विल आल्सो बी ऑडिट एक्टिवली में पार्टिसिपेट। ऑडिट में सर कहते थे बार बार, वो कहते थे लिखो लिखो, वो तो बहुत ज्यादा कहते थे लिखो, यानी कि वो बहुत लिखना पड़ता था उनको, बार बार वो कहते नहीं लिखेंगे आप, ओके करेंगे फिर मैं आगे पढ़ाऊंगा, उसमें टाइपिंग करना बार बार वो बड़ा मुश्किल होता था वैसे। नहीं आप देखो ना, मेरी बात सुनिए, अभी आप मुझे बताएं सजाद, जब से आप मेरी क्लास ले रहे हो, आपको कभी ऐसा लगा कि मैं कोई सवाल जवाब देने से भाग रहा हूँ? नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ सर इसमें इजी भी होता है क्वेश्चन करना, मैं ये कह रहा हाँ नहीं, वैसे भी मुझे आपकी वॉइस से, लोगों से मतलब पता चलता है कि बंदा किस लेवल पे सोच रहा है, क्या सोच रहा है। और चूंकि अल्टीमेट तो हमने चीज़ों को क्लैरिटी की तरफ लेके जाना है, और उसमें जी मैंने बल्कि आप लोगों को इनकरेज करना है कि ओके वेल डन, यू आर मेकिंग योर क्वेश्चन। ठीक है,
और उससे एक एनर्जी लेवल डेवलप होता है। अभी आप अनीक आ रहे हैं, मैं अनीक को कह रहा हूँ जी वेलकम जी, सजाद कैसे हैं आप, हाउ आर यू, फाइन, वंडरफुल, डू दिस वन दिस, मतलब एक बंदा इंकरेजमेंट की तरफ जाता है और वो एक चीज का मजा आता है, बजाय के 1.5 घंटा आप वैसे ही बातें करते रहें। एनी हाउ, मेरा ख्याल है, मुझे लगता है एक और एंट्री हो चुकी है, गुलाम अब्बास साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। गुलाम अब्बास वेलकम जी, थैंक यू सर। कैसे हैं आप, ठीक हैं? अच्छा, ओके जी। नाउ दिस इज बुलॉक एंड बैटन प्लान चेंज के हवाले से एक है। उसने कहा जी कि प्लान चेंज में एक्सप्लोरेशन आप करते हो, प्लानिंग, एक्शन, इंटीग्रेशन, और दिस इज एक्सप्लोरेशन, वेरीफाई नीड फॉर चेंज, प्लानिंग में आइडेंटिफाई करंट पोजीशन एंड प्लान फॉर चेंज, एक्शन में कंप्लीट इन लाइन विद प्लान, फीडबैक इफ प्लान गो ऑफ ट्रैक, और इंटीग्रेशन फॉर्मलाइज चेंजेस एंड अलाइन विद ऑर्गेनाइजेशन। ये भी एक है। और ये उसमें बुलॉक और बैटन के मुताबिक उसने कहा जी हम चीज़ों को एक्सप्लोर, प्लानिंग, एक्शन, इंटीग्रेशन, चेंज इस तरीके से आती है। और प्रॉब्लम क्या है, assume change can be defined, or simplified approach good for isolated issues but not for the complex changes. Kotler have given 8-step model for managing change. अब कॉटलर ने कहा जी चेंज कैसे, सबसे पहले establish sense of urgency, 2 form powerful guiding coalition, 3 create a vision, 4 communicate the vision, 5th empower other to act on the vision, 6 plan for and create short-term wins, 7 consolidate improvement and produce more change, and 8 institutionalize new approaches. अब मैं इसमें कुछ नहीं पूछूंगा सिवाय लास्ट वन के, ये क्या चीज होगी? सर जो न्यू चेंजेस ब्रिंग अबाउट किए हैं उनको आप स्टैंडर्डाइज करेंगे, आप अपने बिजनेस में उसको एक एज अ फॉर्मल प्रोसेस इंडक्ट करेंगे। जी सजाद आप? जी सर, उसको पार्ट बना देंगे अपने उसका, ऑर्गेनाइजेशन का, रूटीन का। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दूसरे लफ्जों में जब हम इंस्टीट्यूशनलाइज कहते हैं ना, तो इसका मतलब है कि जैसा अनीक ने बात कही ना कि वो स्टैंडर्ड फॉर्मल और बन जाता है, तो जो चीज़ आपकी सिस्टम का हिस्सा बन जाती है वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाती है। इसका मतलब आप जब भी वो काम करेंगे हम ऐसे ही करेंगे। तो दैट इज व्हाट इंस्टीट्यूशनलाइज न्यू अप्रोच मीन, कि अब वो जो भी चेंज आई है वो अब हमारा स्टैंडर्ड बन गया और बार बार हम उसको करेंगे। जिस चीज़ को आप रिपीटेडली जब भी करना है उसी स्टैंडर्ड के से करेंगे तो वो चीज़ इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाए। गॉट इट? जी सर। इस पे कोई क्वेश्चन? नो सर। सर ये जो सेकंड पॉइंट है, फॉर्म पावरफुल गाइडिंग, ये है कि एक टीम बना दें जो इस पे अमल करेगी। जी 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 जी, गाइडिंग कोलेशन मीन टीम बनाए, क्योंकि वो चेंज एक बंदा तो नहीं लेके आएगा ना, देयर बी टू, मोर देन टू टीम, इट माइट बी इंटर डिपार्टमेंटल, ठीक है, वर्टिकली है, तो उनके दरमियान आपको फिर कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेशन। ठीक होगी सर। Beer and Nohria, theory E and theory O. Two underlying approaches to change. Theory E, purpose of change is to increase economic value. Change is a top-down process, and the focus of change is a formal structure and system. Theory O, its a purpose of change is to develop an organization human capability to implement strategy. Change is an emergent process, and the focus of change is on culture and cultural adjustments. ठीक है जी। अच्छा, अब थोड़ा सा अगर आप देखें तो मैं ज़रा इजी करना चाहूँगा। ई का मतलब है कि हार्ड चेंजेस लाना। ओ जो थ्योरी ओ है वो सॉफ्ट चेंजेस है। देखा, वो कहते हैं कि ई मीन दैट हार्ड मीन पर्पस ऑफ चेंज इज टू इंक्रीज इकोनॉमिक। इकोनॉमिक वैल्यू क्या है कि आप मटेरियल,
टेक्नोलॉजी, मशीन्स, प्रोसेस, बिल्डिंग, कैपेसिटी को इम्प्रूव करेंगे आप। टॉप डाउन प्रोसेस क्या है? एंड द फोकस ऑफ चेंज इज ऑन फॉर्मल स्ट्रक्चर एंड देखा आप अपने स्ट्रक्चर को बेहतर करते हो, सिस्टम को बेहतर करते हो, हायरार्की लेवल, चेन ऑफ कमांड, डिपार्टमेंटलाइजेशन, ठीक है, SBUs, तो जो भी स्ट्रक्चर है, पोजीशनिंग है, उसको बेहतर करोगे। ये आपकी थ्योरी ई है। अच्छा, अगर आपने थ्योरी ई में तो चेंज लाए, लेकिन अगर लोगों के बिहेवियर को आपने नहीं किया तो फायदा नहीं होगा। मसलन ये वही वाली बात है कि यू हैव मेड अ वेरी फाइन यूनिवर्सिटी वेयर क्लासरूम, फर्नीचर एंड मल्टीमीडिया, ईच एंड एवरीथिंग, कंप्यूटर लैब्स आर देयर, एडवांस बुक्स, सब कुछ है, लेकिन टीचर नहीं पढ़ाने वाले, वो डेवलप नहीं है, वो थ्योरी वो है। तो पर्पस इज टू चेंज, टू डेवलप एन ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन कैपेबिलिटी टू इम्प्लीमेंट स्ट्रेटेजी। चूंकि मशीन तो है, वो कहते हैं ना कि इट्स नॉट अ गन रादर मैन बिहाइंड द गन, तो अभी गन गन के पीछे भी तो बंदा है ना, वो भी होना चाहिए, उसकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो ठीक है, हमने अच्छे क्लासरूम बना दिए, बट अल्टीमेटली वी नीड अ कैपेबल टीचर who are coming in the classes or giving lectures and they are involving students, ठीक है, तो तब है। तो ये है बेसिकली थ्योरी। लिहाजा थ्योरी ई जो है वो हार्ड चेंजेस के हवाले से है, और वो जो है वो बिहेवियरल चेंजेस हैं, ट्रेनिंग स्किल्स ऑफ द ह्यूमन। तो इन प्रैक्टिस ऑर्गेनाइजेशन नीड टू कंबाइन एलिमेंट ऑफ बोथ थ्योरी ई एंड थ्योरी ओ, ठीक है। मैनेजर्स नीड टू इंटीग्रेट ई एंड ओ, देखा आ गया, इसमें आपको इंटीग्रेट करने की जरूरत है, मेन कि स्ट्रक्चर और साथ आपका ह्यूमन डेवलपमेंट, ये मिलके जब काम करेंगे तो देन यू विल बी एबल टू प्रैक्टिस वन। सो दिस इज बियर्स एंड नोएरिया की थ्योरी ई एंड थ्योरी ओ है। गॉट इट? ओके सर। जी सर। Now my dear, this is what force field analysis, ठीक है जी। ये बताएंगे वैसे फोर्स फील्ड एनालिसिस क्या है? मतलब अभी मैं कुछ पढ़ नहीं रहा, माइंड में क्या आता है? फोर्स फील्ड एनालिसिस। सर डिफरेंट फोर्सेस जो हैं, जो प्रो चेंज हैं और जो अगेंस्ट हैं, वो श्योर, जब इंटरेक्ट कर रही हैं, उसकी एक मतलब आप ग्राफिकल सजाद आप रिप्रेजेंटेशन। क्या कहें? जी जी बिल्कुल ठीक है, जी सजाद सर, आप जो क्या कहें? फोर्सेस चेंज को रजिस्ट करेंगी, जो हाँ प्रॉब्लम जो आएंगे। जी, अच्छा इसमें ऐसा है कि मीन दैट असल में ना हम थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज ऐसे हो सकते हैं कि हम फोर्स फील्ड, हम समझते हैं कि वो लोग जो फील्ड में काम करने वाले हैं, ठीक है, ये वो नहीं है। ये फोर्सेस बीन दैट इज द सर्टेन एनवायरमेंटल वेरिएबल फैक्टर, उसका एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो नेचुरली हमारे पास दो किस्म की फोर्सेस आएंगी। एक वो फोर्स है जो हमें प्रमोट करती हैं उस काम को करने के लिए, दूसरी होती हैं वो काम करने में जो हिंड्रेंस पैदा करती हैं, ठीक है। एक स्टिमुलेंट होती हैं ड्राइविंग फोर्स, ये ड्राइविंग फोर्स है, ये रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस हैं। जो चीज़ आपको कोई काम करने से मना करे वो हिंडरिंग है, वो रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस हैं। जो आपको काम करने की तरफ प्रमोट करें, स्टिमुलेंट करें, वो आपकी ड्राइविंग फोर्सेस होती हैं। यहाँ उन्होंने प्रमोटिंग फोर्सेस हैं, ड्राइविंग फोर्सेस कह लें। तो सो दैट ड्राइविंग फोर्सेस आउट वे रेजिस्टिंग फोर्सेस, कि अगर आपकी ड्राइविंग फोर्सेस रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस से ज़्यादा हैं, पावरफुल हैं, तो फिर आप चेंज की तरफ चले जाओगे, स्टेटस को चेंज करोगे। ये आपका स्टेटस को है, ये ठीक है। अब आपने इसमें तब्दीली लानी है, ये फोर्सेस हैं, ठीक है। उनमें फोर्सेस ड्राइविंग चेंज क्या हो सकती हैं? लाइक इम्प्रूविंग क्वालिटी, इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, पोटेंशियल सेविंग्स, लेजिस्लेशन, लीगल रिक्वायरमेंट्स। फोर्सेस होल्डिंग बैक चेंज लाने वाली वो क्या है? इंडिविजुअल कंसर्न है, फियर ऑफ द अननोन है, डिसलाइक ऑफ अनसर्टेनिटी, पोटेंशियल लॉस ऑफ पावर, potential loss of rewards, potential lack or loss of skills,
cost, budget constraints, existing system sufficient. ठीक है, तो ये वो चीजें हैं। अब ये फोर्सेस करती हैं। अगर ये फोर्स जो कि ड्राइविंग फोर्सेस है, सॉरी, तो ये नेचुरली अगर ये पावरफुल है तो आप चेन की तरफ आ जाओगे, स्टेटस को बदलोगे, अपसेट करोगे। अगर ये फोर्सेस ज्यादा हैं तो फिर नेचुरली आप चेन को ऑफ नहीं करोगे। तो ये है फील्ड फोर्स एनालिसिस। फील्ड फोर्स एनालिसिस डजंट गिव एनी डिटेल अबाउट हाउ टू मैनेज चेंज। देखिए, वो ये नहीं करता कि चेंज कैसे आएगी, वो तो ये है कि फैक्टर बताता है। ये उसकी हम क्रिटिकल बातों को कर रहे हैं। और हाउ टू ओवरकम द रेजिस्टेंस टू चेंज। आल्सो इट presumes that all change is desirable, but on some occasion change should be resisted. It is undesirable for the organization competitive advantage. Anyhow, this is a field force analysis. ठीक, सर वो एक चीज माइंड में आ रही है। जी जी सर वो होता है ना फिश बोन एनालिसिस, जी। सर वो भी इसी तरह का होता है? नहीं बेटा, जो फिश बोन एनालिसिस है ना, वो एक टूल है। वो है टू एनालाइज द, टू फाइंड द रीजन। ठीक है, मसलन फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी, उनकी सेल कम हो रही है। अब सेल कम होना बेसिकली क्या है, उसके इफेक्ट्स हैं। अच्छा, अब हमने मालूम करना है कि व्हाई द सेल्स आर बीइंग डिक्रीज्ड। तो हमें वापस की पीछे की तरफ जाना होगा, मीन वी हैव टू फाइंड द रीजंस। ठीक है, अब वो रीजन फाइंड करने के लिए हम देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन मैटर है, मटेरियल है, मशीन है, ह्यूमन डिस्ट्रीब्यूशन। ये पीछे की तरफ हम फिर उन डिस्ट्रीब्यूशन में हम जो पॉसिबल, तो वो आपका कॉज को फाइंड करने का एक मैटर होता है। ओके, वो ये नहीं है। जी सर, ठीक है। क्लियर होगी ना बात? जी सर, सही है। ठीक है, वो है कि जब फिश बोन टीकेएम के अंदर हम पढ़ाते हैं या और भी जगहों पे यूज होता है, उसका प्राइम पर्पस होता है कि टू लोकेट द रीजन, कॉज, कि व्हाई दिस इज गोइंग टू बी। मतलब फर्ज करें हम यही कह लें कि हमारा जी रिजल्ट खराब आ रहा है, वीक है। अब हमने इसकी रीजन फाइंड करनी है, तो यहाँ हम फिश बोन एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, कि जी हमें सर। कांटा बनाना पड़ेगा। तो जब पीछे की तरफ आप रीजन जाओगे ना, माइट बी द एकेडमिक, और उसमें टीचिंग, उसमें पेपर, ठीक है, एग्जामिनेशन, मार्किंग, इवैल्यूएशन, माइट बी कोर्स आउटलाइन, स्टूडेंट की जो है डिवोशन। ठीक है, अब उसके ऊपर हम कहते हैं जी पॉसिबल। फिर इनको हम एक एक को देखेंगे, और इस तरीके से हम जो उसकी रियल रीजन है वहां तक पहुंचना है। ये आपका, जिसे हम कॉज एंड इफेक्ट और फिश बोन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये ये किस बंदे ने इंट्रोड्यूस करवाया था, नहीं फिश सर, बोन? ये तो नहीं पता। ये इशिकावा का एक है, ये बेसिकली मॉडल इशिकावा में, लाइक ईएम में पढ़ा है। और मैं ये मुल्तान कैंपस में ये कोर्स पढ़ाता हूँ, ईएम का कोर्स। ठीक है ना जी? जी तो सर। टीकेएम के ऊपर आई हैव अ स्पेशलाइज्ड नॉलेज। हाँ, ओके सर। ये जापानीज ही था ये बंदा? हाँ जी, ये जैपनीज था, इशिकावा। और जी। लेकिन टीकेएम के अंदर दो दो बड़े बिग नेम्स हैं, लेकिन वो जैपनीज नहीं थे। और एक डेमेंग है, एक जो रैन है, बट दे वर अमेरिकन्स, बट दे जी हैव कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन जापान। जी। एंड सर, लेकिन जी सर, प्रोफेसर डेमिंग भी ये तो जापानीज क्वालिटी स्टैंडर्ड से ही इंस्पायर्ड थे ना? देखिए मेरी बात सुनिए। देखिए, 50s के अंदर जापानीज गवर्नमेंट बेसिकली हैव इनवाइटेड टू डेमिंग। डेमिंग वाज अमेरिकन, बट इनको जापान में बुलवा के उस वक्त फिर इन्होंने वहां काम किया था, लेकिन ये बुनियादी तौर पे अमेरिकन। जी सर, ओके। और डेमिंग इज द फादर ऑफ क्वालिटी बेसिकली। तो बहुत बड़ा जुरैन और ये लोग हैं, फिर क्रॉस बाय हैं, इशिकावा है, ठीक है ना जी, क्रॉस बाय है, ये लोग हैं। और भी फिर बहुत सारे हैं उसमें लोग हैं। ठीक है ना जी? जी सर। तो दैट इज क्वालिटी। वैसे बाय द वे अनीक क्या है?
व्हाट इज क्वालिटी? सर क्वालिटी आपने कल डेफिनेशन बताई थी। बताई थी ना, मैंने जी सर। बताया था, बड़ा सिंपल है कि मीटिंग द स्टैंडर्ड, बस। जी एनीथिंग विच इज मेड एज पर द स्टैंडर्ड ऑफ रिक्वायर्ड, वो क्वालिटी बन जाती है। अच्छा जी, एनी हाउ, आगे चलें जी। जी सर श्योर। जी सर। आज स्टूडेंट्स थोड़े से अनीक, गुलाम अब्बास, सज्जाद, फहद। यस गुलाम सर। अब्बास आप नहीं बोल रहे जी? गुलाम अब्बास, जी सर मैं सुन रहा हूँ सर। नहीं आपने बोलना भी है। जी ठीक है सर। ये आप इस वक्त बैठे कहाँ पे हुए हैं अब्बास, पहले तो ये बताएं। सर मैं तो गाड़ी में हूँ, गाड़ी घर आप जा ड्राइव रहा कर हूँ। रहे हैं? नहीं सर ड्राइव नहीं कर रहा, किसी कुलीग के साथ हूँ, घर जा रहा हूँ। नहीं, गाड़ी मतलब कार में है? जी जी। अच्छा, तो वो तो फिर तो आप कम बोले मेरा ख्याल है। ठीक है, सर यही रीज़न है। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है ठीक है। फहद आप कैसे हो जी? ठीक सर। ओके, नाउ द रेजिस्टेंस टू चेंज, लेकिन कीप इन माइंड माय डियर, जो रेजिस्टेंस जब चेंज आती है तो बहुत सारे लोग उसको रेजिस्ट भी करते हैं, दे आर नॉट रेडी एंड प्रिपेयर टू ऑप्ट दैट चेंज। So people resist change due to a fear of the unknown, confronts apathy, forces people out of comfort zones, reduce stability, do not trust change leaders, are their motives for change. So can result in restructure, job change, losses, may present technological changes. So Kotter and सोलेस सिंगर 6 अप्रोचेस टू रेजिस्टेंस, ये उन्होंने बताई हैं कि जी लाइक आप अगर ये करें तो देखें, आप रिलेटिवली हाई डिग्री ऑफ कोलैबोरेशन एक्सपेक्टेड फ्रॉम स्टाफ और रिलेटिवली हाई डिग्री ऑफ कन्फ्लिक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम स्टाफ। अब वो इधर आप अगर ऐसे जाएंगे तो ज़रा, तो उसमें क्या है कि आप देखें कि एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन दें लोगों को, ठीक है, पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट, फैसिलिटेशन एंड सपोर्ट जितनी आप करेंगे लोग उसको, नेगोशिएशन एंड एग्रीमेंट, मैनिपुलेशन एंड कोऑप्शंस, ठीक है, और क्वेश्चन इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट, ठीक है ना जी। तो अगर आप इसकी बेस पे जाओगे तो फिर कन्फ्लिक्ट, तो सबसे बेहतर वो ये कहना चाहते हैं कि ये जैसे जैसे आप इधर की तरफ आ रहे हैं, ये चीज़ जो है, तो वो ये चीज़ें करके आप बहरहाल उस रेजिस्टेंस को आप वो कर सकते हैं। और यहाँ से यहाँ तक क्या है कि अंडरलाइंग थीम, कम्युनिकेशन इज क्रिटिकल इन ओवरकमिंग रेजिस्टेंस टू चेंज। तो सबसे अहम वो बताना चाहता है कि सबसे अच्छी चीज़ वो ये है कि आप एजुकेट करें और कम्युनिकेट करें, और ताकि उनको, चूँकि अक्सर लोग इस वजह से काम नहीं करते कि उनके बारे में समटाइम कन्फ्यूजन होती है, फियर ऑफ अननोन नोन होता है। जैसे अभी हम कहते हैं जी सिलेबस हम चेंज करते हैं, तो स्टूडेंट माइट बी रेजिस्टिंग बिकॉज के जी कहीं इससे मुश्किल कोर्स ना हो जाए। तो दैट्स व्हाट आई थिंक, ये अभी चीज़ों को पढ़ा नहीं होता, बिला वजह ही अज्यूम कर लेते हैं कि ये चीज़ ऐसी होती है। तो दीज आर दी रीजंस, लाइक, इज इट? जी सर। हाँ सर जी, कोई इसमें इस पे पूछना? जी सर नंबर 5 पॉइंट में कोऑप्टेशन का क्या मीनिंग होगा? को ऑप्टेशन है, जैसे हम कोई चीज है, मतलब मिलके हम उसे ऑप्ट कर लेते हैं, दो दो पार्टीज हैं, मैनिपुलेशन है कि उसमें चेंज लाने, जैसे आपने एक एक्सपेरिमेंट करना है तो जैसे प्राइस जब आप बदलते हो, बदल के देखते हो, ये को ऑप्शन है, उसमें चेंज लाने को कहते हैं। जी सर। आगे चलें जी। जी सर। Now my dear, we are moving towards leading and managing change। अब हमने चूंकि चेंज को मैनेज करना है और मीन के चूंकि चेंज आना और फिर उस चेंज को मैनेज करना,
ये इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप यहाँ आ जाएगी, चूंकि लीडरशिप चेंज लाने वाले होते हैं, लीडरशिप स्टाइल। फिर इसके अंदर जब लीडर इम्पोर्टेंस में ये कम्युनिकेशन आ गई, चेंज ऑस्पेक्ट्स है, टीम है, ठीक है जी। और ये प्रैक्टिकल इश्यूज विद कम्युनिकेशन और एथिकल इश्यूज वगैरह ये चीज़ें आ जाएंगी। नाउ दी फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज एंड कम्युनिकेशन। और अब effective communication is vital to the success of organization change initiatives. To consider issues to consider when planning communicate about change. So this is how are people used to receiving communication? Are you using appropriate communication channels? What impact will the changes have on different stakeholders? Is there a clear, consistent message which is meaningful to stakeholders? When should you communicate? What are the objectives of the communications? ये कॉमन जो है जो कम्युनिकेशन इफेक्टिव करने के लिए 4 P's ऑफ ट्रांजिशन हैव बीन मेंशन कि जी आप ट्रांजिशन से यहाँ मतलब है कि आपने इस स्टेज से उस स्टेज तक जाना है जो चेंज लानी है, तो उसके लिए ट्रांजिशन मीन चेंज, तब्दीली की बात हो रही। तो कम्युनिकेशन नीड टू एड्रेस द फॉलोइंग पॉइंट्स। पर्पस, why is change necessary? Picture, there will be change lead. Where will change lead? What will the future position look and feel like once it is reached? Plan, steps to taken to reach the future goal, how the organization can reach that goal. Or part, what each person needs to do to contribute to achieving the future goal. ये 4 P's of transition उन्होंने दिए हैं जी कि पर्पस, पिक्चर, यहाँ पर्पस से मतलब कि चेंज क्यों आनी है, पिक्चर से यहाँ मतलब यह है कि चेंज, पिक्चर मीन देखना कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, क्या प्लान, फिर उसके लिए प्लान बनाना पड़ेगा और फिर उस प्लान के मुताबिक हर बंदे को अपना अपना पार्ट प्ले करना पड़ेगा। दिस इज द 4 P's ऑफ ट्रांजिशन। पर्पस, that is a picture, plan and part. Got it? जी सर। Question any? आगे चलें, कोई क्वेश्चन तो नहीं जी? नो सर। नो सर। Now it's a style of change management. Resistance to change can occur if reasons, triggers for changes are not communicated properly. So naturally, I think आपने क्या किया है कि जो चेंज लाने की जो रीजंस हैं, ट्रिगर, नीड, वो अगर आपने प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं की तो फिर रेजिस्टेंस टू चेंज आती है। अब उसके लिए देयर इज appropriate method, appropriate timing, feedback opportunities provided, redundancy programs handled with the care, change phase। अब वो हमने पहले ही बात बता दी है, चेंजेस के फेजेस हैं वो अनफ्रीज, मूव और रिफ्रीज है, ठीक है। वहां हमने चेंज की बात की थी, यहाँ मूव उन्होंने कह दिया। और जैसे जैसे बर्फ अनफ्रीज होती जाएगी, चेंज आती जाएगी, हम सीखेंगे, वो जो सीखना है वो चेंज मूव है। और फिर हम जब मुकम्मल सीख जाएंगे फिर हमने उसको इस्टेब्लिश कर लेना है, इंटरनलाइज कर लेना है। तो दैट वुड बी लाइक। अब इसमें कम्युनिकेशन पर्पस में अनफ्रीज में क्रिएट रेडीनेस फॉर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नीड फॉर चेंज। मूव में हम एक्सप्लेन चेंजेस, reduce uncertainty of impact of change and enable staff to change. Refreeze में keep staff informed of progress, ये हम करेंगे। अब जॉनसन स्कूल्स ऑफ वेटिंगटन आइडेंटिफाई 5 स्टाइल फॉर मैनेजिंग चेंज। अच्छा, अब वो आपने चेंज लानी है और उसके लिए स्टाइल हैं। एक है आपका कम्युनिकेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, पार्टिसिपेशन, इंटरवेंशन,
डायरेक्शन और कोअर्शन, एडिक्ट। जी, आगे चलें या ठीक है? जी सर, श्योर। नाउ रीजन फॉर सक्सेस या फेलियर की वजह क्या हो सकती है? कॉमन फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ चेंज मैनेजमेंट programs is effective support from senior management, buy-in from frontline manager and employees, continuous and targeted communication, experienced and credible change management team, well-planned, well-organized approach. So to buy into the change, employees need to hear about the change from two people: the most senior person involved in the change and their own line manager. ये लाइन मैनेजर, इससे क्या मतलब है? सर जो आप जिसको जिस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं, जिस सब यूनिट में काम कर रहे हैं, उसका जो मेन मैनेजर है, टॉप लाइन मैनेजर। अच्छा, ये तो स्टाफ रोल क्या होता है वैसे? जो स्टाफ मैनेजर कौन होगा? सर सॉरी, सही क्वेश्चन समझ नहीं आया। एक होता है लाइन मैनेजर, एक स्टाफ मैनेजर भी होता है। स्टाफ मैनेजर, सर स्टाफ मैनेजर का नहीं आइडिया। नहीं, आप लोगों ने एचआर का कोर्स पढ़ा हुआ है कोई? वो सर ईएम में ही पढ़ा था। हाँ हाँ, तो ईएम में व्हाट इज, इफ आई आस्क यू व्हाट इज लाइन अथॉरिटी, स्टाफ अथॉरिटी, लाइन रोल, स्टाफ रोल, लाइन डिपार्टमेंट, स्टाफ डिपार्टमेंट? सर लाइन मैनेजर और लाइन रोल का पढ़ा था, स्टाफ रोल तो आई डोंट रिकॉल इट लीस्ट। अच्छा, क्यों सिद्धार्थ ऐसे ही है? जी सर, लाइन मैनेजर तो उसको कहेंगे जो इमीडिएट आपका बॉस होगा, और स्टाफ ठीक, तो टोटल मेरा ख्याल जो स्टाफ का होगा, डिपार्टमेंट का एक हेड होगा जो पूरे का। यहाँ सिद्धार्थ, वो आप एचआर की प्रोफेशनल बात नहीं कर रहे हैं, ये जनरल बात आप करना, आप शुरू हो। मतलब the way you are talking, I'm not impressed because what is professionally discussed in HRM. In HRM, this is a technical specific concept used. चलें गुलाम अब्बास से पूछते हैं। गुलाम अब्बास, आप बताइएगा। मिस्टर गुलाम अब्बास। जी सर। जी जी, गुलाम अब्बास, आई वांट टू नो व्हाट इज द स्टाफ रोल ऑफ अ डिपार्टमेंट, क्या होता है? सर मैं रिज्वाइन करता हूँ 5-10 मिनट तक। थैंक यू। स्टाफ मैनेजर सर उसको तो नहीं कहते, एचआर का जो मैनेजर होगा, जिसका ड्यूटी होगी ट्रेनिंग वगैरह और इंडक्ट करना एम्प्लॉइज को। नहीं, लेकिन आपको ये तो एग्जांपल आपने बताई है ना। मुझे आपसे कोई बंदा पूछता है जी कि हाँ जी हमें स्टाफ रोल और लाइन रोल बताइए क्या होते हैं, तो फिर तो बताना पड़ेगा। जी सर, देखो, पता मैं वैसे ही सुनिए 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 सुनिए, एक ऑर्गेनाइजेशन, इसको ना ज़हन में रखने का। देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो मेजर प्राइम पर्पस होता है, उसको अचीव करने के लिए जो आपकी टॉप मैनेजमेंट से लेके एंड तक जो लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसको हम लाइन मैनेजर कहते हैं। मसलन एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो चीज़ों को मैन्युफैक्चर करती है और उसने बेचना है। लिहाजा इसका मतलब है कि वो तमाम लोग जो उन चीज़ों को बनाने और उसकी अरेंजमेंट और उसको बेचने में जो इन्वॉल्व हैं, वो लाइन डिपार्टमेंट कहलाएंगे, लाइन मैनेजर्स होते हैं। लेकिन आपका जो एचआर डिपार्टमेंट होता है ना, उसका काम चीज़ें बनाना नहीं है, बल्कि वो इनडायरेक्टली अपने मेन गोल को अचीव करने में मदद देते हैं। हालांकि वो तो कर रहे होते हैं सिलेक्टिंग द राइट पीपल फॉर द राइट टाइम एट द राइट टाइम। तो लिहाजा ये जो स्टाफ होता है,
जो स्टाफ डिपार्टमेंट होते हैं इनका काम लाइंस डिपार्ट को या लाइन मैनेजर्स को सपोर्ट प्रोवाइड, असिस्टेंस प्रोवाइड करना होती है, बस ये इसमें फर्क है। गॉट इट? जी ओके सर। सर। So sir, तो on that, sir on that note, accounts department भी फिर staff department हुआ। श्योर, चूंकि उसका देखो ना, एक बड़ी सिंपल यूनिवर्सिटी, आपकी यूनिवर्सिटी बनती है। अब यूनिवर्सिटी बनाने का मतलब तो ये नहीं है कि अकाउंट्स मेंटेन करना है ना, यूनिवर्सिटी का मकसद तो एजुकेशन है। अच्छा, अब इसका मतलब है कि आपका जो एकेडमिक्स, रिसर्च, एग्जामिनेशन, ये आपके प्राइम लाइन फंक्शंस हैं। जो ऊपर से लेके नीचे तक जितने भी लोग जो इन चीज़ों को कंडक्ट करने में इन्वॉल्व हैं, वो कौन है? वो लाइंस है। अच्छा, आपका वाइस चांसलर फोकस यूनिवर्सिटी के एचआर पे ज़्यादा रखेगा या एकेडमिक्स पे उसे फोकस रखना है? सर एकेडमिक्स पे होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब यूनिवर्सिटी में एचआर डिपार्टमेंट है, तो जो वहाँ डायरेक्टर या वाइस जो भी है, जो उस डिपार्टमेंट एचआर का जो बंदा है, उसका रोल लाइन रोल नहीं है। वो क्या है? ही हैज़ बीन देयर इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द लाइन्स पीपल। मीन के एचआर के रिलेटेड जितने भी मसले होंगे, वो उनकी पॉलिसीज बना के वो किन को पेश करेगा? वाइस चांसलर को, एकेडमिक्स को, और वो फिर उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। लिहाजा एचआर का फंक्शन लाइन नहीं है, स्टाफ है। स्टाफ जो डिपार्ट या फंक्शन या अथॉरिटीज या रोल होते हैं, इनका काम लाइंस लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है। इसीलिए आपका अकाउंट डिपार्टमेंट भी जो है ना, वो लाइंस नहीं है, वो स्टाफ है। जी सर। और ये मेरा ख्याल है कि ईएम के अंदर जब टीचर कभी लाइन की बात कर रहे थे, तो साथ ये स्टाफ की बात भी करनी चाहिए थी। ये वाली बात नहीं की थी सर। ये लाइन मैनेजर जो डायरेक्टली किसी मैन्युफैक्चरिंग में कोई इन्वॉल्व हो? देखो, मैंने आपको ये बात कही है कि आपने पहले ये ज़हन में रखना है कि आप किसी भी कंपनी का मेजर, मुझे पहले फंक्शन बताओ कि क्या है। देखो, आप मुझे बताएं कि नेस्ले अगर बताए, नेस्ले का मेन फंक्शन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। नो सर। और ये सवाल नहीं। आप फहद बोल रहे हो? जी जी सर। अच्छा फहद साहब, तो उसका मतलब उनका क्या मकसद है नेस्ले वालों का? सर वो ये मिल्क वगैरह और ये पानी शानी मिल्क वो सेल वगैरह, करते हैं। चॉकलेट बनाना, पानी। अच्छा, चॉकलेट। इसका मतलब है कि जो उनकी जो टॉप मैनेजमेंट है, कि वो जो सीईओ है, और फिर उनके नीचे जो इंजीनियरिंग कोर है, और फिर उसमें जो फाइनेंस वाले और सेल वाले हैं। देखो, जब तक चीज़ नहीं बनती तो सेल नहीं हो सकती। लिहाजा कंपनी जिंदा तब रहेगी जब ये प्राइम मेजर फंक्शन चीज़ों को बनाना और उनको बेचना है। लिहाजा वो तमाम ऊपर से नीचे जो मैनेजर इन चीज़ों के ऊपर फोकस करके बैठे हुए हैं, वो लाइंस लोग होंगे। लेकिन एचआर का सीईओ ने अपनी फोकस लाइंस फंक्शन पे रखने के लिए उन्होंने एचआर का एक अलहदा डिपार्टमेंट बना के उसमें डायरेक्टर एचआर रख दिया, जो रिपोर्ट किसको करेगा? सीईओ को। सही। अच्छा, अब सीईओ साहब खुद पॉलिसीज, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन पॉलिसीज और सक्सेशन प्लानिंग वो खुद नहीं करते। वो जब भी उन्होंने करनी होगी, वो इनको कहेंगे कि जी आप एचआर की हमें पॉलिसीज बना के दें। तो अब वो काम जो सीईओ ने करना था, वो काम अब कौन कर रहे हैं? एचआर के लोग। तो एचआर का फंक्शन क्या बन गया? सपोर्ट टू द लाइंस। क्लियर मिस्टर फाहद? सर क्लियर सर, क्लियर। तो अब आप क्या कहेंगे? अच्छा, इसी तरह मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, जो लाइंस में इस वक्त है ना, फेडरल गवर्नमेंट को देखें, ऊपर प्रेसिडेंट है, नीचे पीएम, पीएम के नीचे मिनिस्टर्स हैं, फेडरल कैबिनेट, और फिर उनके नीचे सेक्रेटरीज हैं। तो गवर्नमेंट चलाने की जिम्मेदारी पीएम की है। अच्छा, गवर्नमेंट के ऊपर मेन फोकस करने के लिए पीएम साहब, वो काम तो जो है गवर्नमेंट, लेकिन उन्होंने पता क्या, बहुत सारे लोग अपने एडवाइजर रखे हुए हैं।
ये जो एडवाइजर टू पीएम है, इनका काम गवर्नमेंट चलाना नहीं है, ये बेसिकली प्राइम मिनिस्टर को असिस्ट कर रहे हैं। इनका रोल क्या बन गया? स्टाफ का बन गया। सपोर्ट ये का बन स्टाफ। गया। तो स्टाफ जो लोग होते हैं, अच्छा ऐसा क्यों किया गया? पीएम साहब चाहते हैं कि मैं गवर्नमेंट के मामलात के ऊपर मैं फोकस करूं, लिहाजा बहुत सारे वो काम वो खुद नहीं अब कर सकेंगे, क्योंकि मुल्क बहुत बड़ा होता है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। लिहाजा अब उन्होंने अपने पास स्टाफ रख लिया। ये स्टाफ बेसिकली गवर्नमेंट चला नहीं रहे, इनका डायरेक्ट गवर्नमेंट चलानी, ये इनका काम है कि ये लाइन में जो पीएम साहब है उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी तरह किसी कंपनी का जो सीईओ है वो सारे काम खुद नहीं करेगा, उसका काम यह है कि मैं प्रोडक्शन के ऊपर, सेल के ऊपर, वहां मैं फोकस रखूं। लिहाजा एचआर का काम उन्होंने बजाय खुद करने के वहाँ एक डायरेक्टर एचआर रख दिया है, और डायरेक्टर एचआर तमाम पॉलिसीज बना के किन को देगा? वो डायरेक्टली इन्फोर्स नहीं करता, वो बना के देगा, सीईओ के टेबल पे रखेगा कि सर ये है बन गई, सीईओ साहब उसको इन्फोर्स करते हैं। तो ये काम अगर डायरेक्टर एचआर ना होते तो ये किनको करना पड़ता? सीईओ या उनकी जो भी जो लाइन में लोग बैठे हुए। अब ये काम बजाय लाइंस वाले करने के कौन कर रहे हैं? उनके स्टाफ। तो डायरेक्टर एचआर क्या बन गया? दैट इज अ स्टाफ रोल है, और देयर बेसिक पर्पस इज टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द लाइंस पीपल। ओके सर। अब ये एक इतना बड़ा अहम इशू था जो माशाल्लाह ईएम के अंदर आप लोगों ने इसको मिस किया, क्योंकि कल को आप लोग तो इसे स्टाफ वही समझ रहे हैं ना कि स्टाफ 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 स्टाफ, बट स्टाफ तो एक बात ज़हन में रख लें, जब कंपनी का साइज बड़ा होता है, कंपनी बड़ी बनती है, तो फिर सारे ही काम वो आपके लाइन मैनेजर नहीं कर सकते, फिर वो अपनी मदद के लिए कई ऐसे डिपार्टमेंट ओपन करते हैं जिनका मकसद उन लाइंस लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड करना है। वो तमाम डिपार्टमेंट जो लाइंस को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं वो स्टाफ डिपार्टमेंट होते हैं। लिहाजा एचआर कभी भी लाइन डिपार्टमेंट नहीं होता, एचआर इज बेसिकली स्टाफ डिपार्टमेंट। गॉट इट? ओके सर, गॉट इट। ओके सर, थैंक यू। शुक्रिया अदा कर ले मेरा। थैंक यू सर। आप लोगों को मुल्तान से अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी, मैं आपको बताऊं। जी सर, वैसे आई वुड लाइक टू एग्री विद दैट, सिंस सर लास्ट सेमेस्टर हमने एसएमए भी सर जिशान से पढ़ा था, वो भी बहुत अच्छे टीचर हैं। ऑडिट भी सर वो पढ़वा रहे हैं, वो भी मुल्तान से है, आबिद कमर आबिद साहब सर जो है। हाँ जी, हम ये सब ये तीनों डॉक्टर जीशान मेरे शागिर्द भी हैं ना जी। जी अच्छा, सर। आप जी जी जी। तो हम तीनों यहाँ होते हैं। मुल्तान कैंपस इज क्वाइट इन रिच, बड़े डेडिकेटेड लोग हैं हम यहाँ पे। जी सर, बिल्कुल। हाँ जी, कराची में भी सर मुझे लगता है अच्छे हैं ऑडिट के, नेचुरली ऑडिट बात करो है, टैक्स बड़े के जो सर है। लेकिन बहरहाल हम काफ़ी यहाँ आउट ऑफ वे जाके बच्चों को हम गाइडलाइन भी देते हैं। मैं आई नेवर एवर, मैं हमेशा बच्चों से बल्कि क्वेश्चन करवाता हूँ और फिर मैं जवाब देता हूँ, और आई फील प्राउड टू से मैंने कभी भी नहीं बच्चों को, बल्कि फियर मेरी क्लास में बच्चों नहीं होता सजाद। आई नेवर एवर प्रिवेल एनी सॉर्ट ऑफ फियर। I rather make pamper my students to make the question, because I am proud of that. I have a skill of a communication and a knowledge. आप मेरे ऊपर मेरे साथ जिस एरिया में आओगे इंशाल्लाह यासिन जमाल would be there to talk with you people. जी ठीक है, सर, तो दैट्स व्हाट आई थिंक। फिर बंदे को तो मेरे स्टूडेंट तो नेवर एवर दे नेवर फील एनी सॉर्ट ऑफ फियर कि जी वो 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4थी दफ़ा 5वीं दफ़ा सवाल करना चाहे। आई विल से थैंक यू जेंटलमैन, यू हैव मेड द क्वेश्चन। ठीक है जी। जी। तो अच्छा, सर एनी हाउ आपका, जी सर आपका जो ओपन एंडेड स्टाइल है वो आई थिंक स्ट्रेटेजिक लेवल के लिए तो बहुत अच्छा है, सिंस सर वो मतलब हमें फीडबैक भी मिल रहा होता है, और जब हम अपने मतलब एक अच्छी डिस्कशन कर सकते हैं प्रोफेशनल लेवल पे। हाँ नहीं, वो देखिए पता क्या होता है, बात वही असल में बच्चे को क्रिएटिव ही करना होता है ना जी। आपने उसके माइंड से चीज़ों को उगलवाइए।
और जहां वो प्रॉब्लम फील करे उस टीचर को बताना चाहिए। ठीक है, अब जैसे मैंने जानबूझ के आप लोगों से सवाल किया था ना कि इंस्टीट्यूशनलाइज का मतलब क्या है, क्योंकि लोग उसे इदारा समझते हैं। अब जहां वो ब्लरिंग होती है फिर मैं बताता हूँ भाई जी ऐसे, ताकि मतलब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। और मैं क्लैरिटी के बगैर मैं नहीं चलना चाहता। ठीक है, मैं ये नहीं करूँगा कि हाँ जी दिस इज दिस बिकॉज दिस इज दिस, ऐसा नहीं होगा। तो जी सर। that is the point. Like anyhow, thank you for your participation. That's why अब अनीक आपने ज्वाइन किया था तो मैंने कहा था कि I think your active participation would be appreciated. जी सर। Okay जी, सर, it's a common factors that contribute to the success of change management programs. ये बड़ी कॉमन सी बातें हैं कि जी कौन कौन से हैं वो। इफेक्टिव सपोर्ट फ्रॉम सीनियर मैनेजमेंट होनी चाहिए, बाय इन from frontline managers and employees, continuous and targeted communication, experience and credible change management, well planned, well organized approach to buy into change. ये तो हम पहले पढ़ चुके थे। ये why does change fail, ये असल हमने not enough sense of urgency, failure to create powerful support base, we are not clearly developed, we are poorly communicated, obstacles block the VM, failure to create short-term wins, systems, policies, and skills not aligned, failure to anchor changes in corporate culture, lack of change management implementation skills or expertise. G. जी सर क्या है? Okay. Now this is mentoring and coaching. Naturally, चूंकि why the question is why this topic have been added here is the reason because those who are bringing change, they might be called leaders, they might be called mentor, they are coaching. So that's why I think we do need a coaching, mentoring, leadership. तो इस वजह से इसको यहाँ रखा गया है। तो mentoring and coaching, lack of experience and expertise among the senior management team can be a factor which threatens the success of a change management program. One option is to use external change agents to provide the necessary expertise. An alternative is to develop management's capabilities through mentoring and coaching. यहाँ पे इन्होंने ग्रो एक मॉडल फॉर कोचिंग सेशन हैज बीन गिवन, और ग्रो गोल रियलिटी ऑप्शन व्हाट, ये ग्रो है मॉडल। ठीक है जी, मीन के आप तो पहले तो बात है गोल्स, आइडेंटिफाई व्हाट द लर्नर वांट्स टू अचीव फ्रॉम द सेशन। रियलिटी, व्हाट इज द लर्नर्स करंट पोजीशन, what is the gap between this current position and where they want to be. Options, what can the learner do to help achieve their objectives, and what is the learner going to do, when, what additional support will they need. तो ये है जी हमें मेंटोरिंग में करते हुए गोल ग्रो मॉडल, गोल को जाने, रियलिटी, ऑप्शंस फिर क्या है और व्हाट क्या है। क्लियर जी। अब इसके बेनिफिट्स ऑफ कोचिंग एंड मेंटोरिंग इन रिलेशन टू लीडिंग चेंज is explaining issues to a coach, help a leader clarify their own thinking, having ideas challenged in a constructive way helps a leader develop their ideas further. The coach or mentor question can encourage the leader to think critically about a change program as a whole. External coaches or mentors are not affected by internal politics or power struggles within an organization. An external coach with the experience from working with other leaders can bring in new ideas from outside the organization. Ji, my dear, any question if you like to ask? नो सर ये क्लियर है। Sajad, आपका है कोई क्वेश्चन? नो सर फिलहाल। फहद आप? No, sir. Thank you for cooperation. You are very nice people.
सर एक्चुअली थैंक्स टू यू कि आप पार्टिसिपेशन करवाते हैं एंड हमें ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी जी, प्लीज नाउ अब आइए लीडिंग चेंज के, लीडिंग चेंज। अच्छा, यहाँ पे देखिए चेंज एजेंट। मैं चेंज एजेंट के लिए इसके पैरेलल में कौन सा एक वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं? अनीक आप चेंज बताइए। एजेंट हाँ जी, सर इसके पैरेलल में मतलब इसका सिनोनिम कोई जी 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 जी। सर चेंज इनेबलर। कैटलिस्ट, चेंज कैटलिस्ट ड्राइवर सुना हुआ है कि लफ्ज कैटलिस्ट, कैटलिस्ट? जी सर कैटलिस्ट। नहीं, कैटलिस्ट सुना? कौन होता है? सर कैटलिस्ट होता है ना जो कोई किसी चीज को स्पीड अप कराए या किसी प्रोसेस को इजी करे। That's what it means, that a person who is the source of bringing a change और खुद ना बदले, क्योंकि एजेंट ने चेंज लानी है, लिहाजा आप उसे क्या कह सकते हैं? कैटलिस्ट। राइट सर। अच्छा, आप मुझे बताइए कि अनीक आपकी लाइफ में हु आर देयर टू होम यू कंसिडर एज ए कैटलिस्ट? सर कैटलिस्ट इन द सेंस ऑफ चेंज। मीन जिन्होंने आपको बदला हो, आप समझते हैं कि यार मेरी लाइफ में इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जिन्होंने देखो जो एग्जिस्टिंग जो स्टेटस को है ना, उसमें जो चेंज लाने वाले लोग हैं, जिन्होंने आपकी थिंकिंग पैराडाइम माइंडसेट उसको ब्रॉडर कर दिया हो, ओपन कर दिया हो चीज़ों में। मतलब लेट से पहले आप पेसिमिस्टिक बंदे थे, ऑप्टिमिस्टिक कर दिया हो, जो दोज हु हैव ओपन योर माइंड, जिसको आप समझते हैं कि यार मेरी ये जिंदगी में चेंज लाने वाले लोग हैं, वो जाहिर बात है कौन है जो चेंज लाए? वो कैटलिस्ट लोग हैं। तो उस हवाले से कौन लोग हैं? सर आई कैन थिंक सम ऑफ माय गुड फ्रेंड्स दे माइट हैव बीन अ गुड कैटलिस्ट। अच्छा, ठीक है। सजाद आप? सर वैसे तो नहीं है कोई आम तो, लेकिन मैं कहता हूँ कि इमरान खान, उससे काफी इंस्पायर हूँ मैं। ठीक है, ठीक 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 है। अच्छा जी, आगे चलते हैं हम। तो an individual or group that helps to bring about strategic change in an organization। तो देखा आपकी जो स्ट्रेटेजिक, अब यहाँ स्ट्रेटेजिक का मतलब क्या है? ब्रॉडर बेस्ड चेंज। और वो क्या है कि आपका स्ट्रक्चर बदल जाए, थिंकिंग स्टाइल, मीन लाइक आपकी इंटेंशंस, मिशन, मतलब उसमें एक बड़ा एक ब्रॉडर बेस कोई चीज़ों में जो वो चेंज लाने वाले वो जो हैं वो चेंज एजेंट्स हैं। The role might include defining the chain problem, examining causes of the problem and considering how this can be overcome, suggesting possible solutions, selecting and implementing a solution, communicating information about the change throughout the organization। तो अब ये तो है। अब इसी तरह चेंज एजेंट के पास कुछ स्किल्स भी होने चाहिए, ठीक है? और स्किल्स क्या है? इनकरेज पार्टिसिपेशन अमंग दोज अफेक्टेड बाय चेंज। अब यहाँ इनकरेज का मतलब यह है कि आपके पास स्किल हो कि आप लोगों को इनकरेज कर सकते हो। हाउ मच योर टीचर्स हैव द स्किल टू मेक कीन पार्टिसिपेटरी इन्वायरमेंट इन योर क्लास। ये है। अनीक आप की क्लास में कौन टीचर हैं जिन्होंने आप कहते हैं वंडरफुल, जो उनके पास स्किल था, उन्होंने आपके अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप किया? सर राइट नाउ आई वुड नॉमिनेट यू। नहीं, इससे पहले की बात है। सर आप इससे मेरी तो पहले क्लास अगर फेस टू फेस अगर अनीक लेना तो फिर मैं जरा और भी चीजें फिर अभी मैं बहुत सारी वो चीजें नहीं कर पाता, चूंकि यू आर नॉट ऑब्जर्विंग माई बॉडी लैंग्वेज, माई फेस, माई फेशियल एक्सप्रेशंस एंड मैनी अदर थिंग्स लाइक। जी सर ऑब्वियसली वो एक वर्चुअल में एक लिमिटेशन तो आ जाती है।
हाँ हाँ, नहीं वो तो, लेकिन आपकी इस्लामाबाद की बात हो रही है, वहाँ कौन है? सर जो हमारे ईएम के प्रोफेसर थे, ही वाज अ गुड इंस्पिरेशन। क्या नाम है, और कहाँ से थे? अच्छा, वो क्या नाम है उनका? सर डॉक्टर वकास। अच्छा, गुड गुड, ठीक। सजाद, आप क्या कहते हैं? सर मुझे तो अभी मैंने रिसेंटली की थी, टैक्स वाले टीचर जो है खालिद पेटी वाला और ऑडिट वाले बेस्ट लगे हैं दोनों ही। टैक्स वाले सर खसूसन क्योंकि जो क्वेश्चन वैसे माइंड में नहीं होते थे, लेकिन वो खुद ही एक्सप्लेन करते थे, फिर सोचते थे मुझे याद है, अच्छा ये भी क्वेश्चन बनता था, और टैक्स को इस तरह वो करते थे एक्सप्लेन। हाँ, आप देखिए, ये भी एक सजाद, एक खूबी होती है कि टीचर चीज़ों को इस तरीके से करें और वो उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें डालें फिर, ताकि वहाँ बंदा सोचता कि अच्छा यार, ये भी, इसको ऐसे भी सोचा जा सकता था, जी ऐसा भी सर। सोचा जा सकता था। चलें, दैट्स गुड, ओके, थैंक यू। नाउ reduce uncertainty, encourage positive action, see the strategic picture, so understand the relevant processes, think creatively, but avoid getting bogged down in detail. अब देखा ना, बॉग डाउन का मतलब है ऐसा ना हो कि आप क्रिएटिव सोच रहे हैं लेकिन इतनी डिटेल में चले जाएं कि वो चीज़ों में उलझ जाएं, पता ही ना चले भी हमने करना क्या है। Can exploit triggers for change, communication, I think one of the major tool across all level of staff in the organization. Networking skill is highly essential, negotiating skills, so with the key stakeholders, and awareness of organizational politics, so sensitivity in dealing with different stakeholders, so financial analysis skills to assess financial impacts of proposed change. These skills one should be possessed in order to brought a change as a change agent. जी प्लीज। सर ये नेटवर्किंग स्किल का जरा बता दें, ये कौन? फाहद बोल रहे हैं? जी जी सर। सजाद बताइए जी, नेटवर्किंग स्किल्स बताइए क्या है? सर इंटरकनेक्टिंग उनके साथ कनेक्ट करना, जिनको एम्प्लॉयज के साथ जिनमें हमने चेंज लानी है, कम्युनिकेशन ही लगा लें एक तरीके से। कंपनी के अंदर ऐसा ही है जी ना? सर। जी सर। चलिए, अच्छा, अनीक, अनीक प्लीज। जी सर, नेटवर्किंग स्किल। जी जी। सर इंटर कम्युनिकेशन स्किल बिटवीन एम्प्लॉयज इन ऑफिस। हम्म, हम्म। देखिए, ये ना, ये नेटवर्किंग स्किल्स, पता है, ये वो नहीं है जो कि कंपनीज के अंदर तो कर ही लेते हैं ना आप, होता है। असल में नेटवर्किंग स्किल्स यहाँ ये है कि in this modern time, now the companies must have a good partnership relationship and good relation with the certain other companies and other institutes and other in external environment. अब जैसा कि आईसीएमपी, अगर अपने लोग जो हैं, मुख्तलिफ इदारे हैं पूरे पाकिस्तान में, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उनके प्रिंसिपल, फिर इसी तरह और एसोसिएशंस हैं, इनके साथ जो लिंकिंग होती है ना माय डियर, ये है नेटवर्किंग। राइट सर। क्लियर? हाँ, ये वो नहीं है जो कंपनी के अंदर होती है। आजकल जो नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन का भी एक कॉन्सेप्ट है कि जी सर। आप नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कि आप ये जो हम बजाय के एक फुल साइज ऑर्गेनाइजेशन हम बनाएं, तो नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन पता क्या करती हैं कि बहुत सारी चीजें बजाय खुद मैन्युफैक्चर करने के, वो बाहर से बनवा लेती हैं। अब उनके पास सप्लायर्स आर अवेलेबल, कई आउटसोर्सिंग पार्टीज आर अवेलेबल। वो जो आउटसोर्स पार्टीज के साथ आपके साथ एक गुड रिलेशन और लिंकिंग है, रिलेशंस हैं, ये नेटवर्किंग है बेसिकली। और ये नेटवर्किंग स्किल्स क्या हैं कि यू हैव टू हैव अ गुड रिलेशन with the the supplier, with the material provider, with the process, with the technical people, with the technical organization, with the computers people. ठीक है? जी सर। ये है नेटवर्क। तो डोंट ट्राई टू बी टॉक नेटवर्क विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, think outside of the organization, and you must have a good relation with a certain organization. Got it? जी सर। एंड सर अगर इसको जेआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसमें तो नेटवर्किंग आई थिंक इज क्रिटिकल टू बिजनेस सक्सेस।
बल्कि JIT वो भी हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि जस्ट इन टाइम हम करते हैं। तो बल्कि जस्ट इन टाइम के साथ साथ आपका वो जो ERP सिस्टम और फिर MRP और MRP 1, MRP 2, MRP, ERP, ठीक है। और एग्जैक्टली चूँकि जब आप जाते हैं, मतलब है कि जी बजाय के फोरकास्टेड सेल पे बनाने के पुश की बजाय पुल पे जाएंगे, तो नेचुरली यू मस्ट हैव इन योर गुड रिलेशन विद द सप्लायर। चूँकि सप्लायर से परचेज करना, आप देखो आप सिर्फ एक ही सप्लायर लेके रखा हुआ है, तो कल को अगर कोई मसला हो जाए तो क्या करेंगे? तो आपके पैनल पे होने चाहिए ना डिफरेंट सप्लायर, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ रिलेशन, जी कस्टमर्स के साथ रिलेशन, even you have a good relation with your competitors, सर। correct? कंपेटिटर्स के साथ किस पॉइंट ऑफ व्यू से? भाई देखो आप कल को आप वो भी तो कर सकते हैं ना, आप स्ट्रेटेजिक अलायंस भी तो हो सकते हैं आपके, जी सर, हो सकता है। हो सकते हैं ना जी। तो प्रेशर तो डालने के दैट्स लिए व्हाट, कोई। देखो बात ये होती है कि बात ये है कि कंपेटिटर का मतलब ये नहीं कि वो हमारा दुश्मन है। मतलब यू शुड थिंक पॉजिटिवली कि हम एक अच्छा कंपटीशन प्रमोट करने के लिए लगे हुए हैं, ठीक है। जिस तरह मैच में आप वैसे हैंडशेक करते हो, लेकिन अपने अपनी कंट्री की तरफ से रिप्रेजेंट करते हुए आप एक अच्छी डाइव करके भी कैच पकड़ते हो, लेकिन वो आपका दोस्त है वैसे तो। सर फॉर एग्जांपल अगर कंपनी कोई अपना ओरेकल अगर इम्प्लीमेंटेशन करवाना चाहती है, तो इसके अंदर भी ये नेटवर्किंग स्किल आ जाएगी? देखो माय डियर, मैं आई एम सिंपल टॉकिंग के व्हाई नॉट, आई थिंक योर कंपनी इज नॉट हैविंग अ गुड रिलेशन विद IT ऑर्गेनाइजेशन के साथ, विद सप्लायर, जहाँ जहाँ से आप जो चीज़ आपके स्टेक होल्डर्स हैं, मुख्तलिफ हैं, सप्लायर्स हैं, इवन आपके बैंक वालों के साथ भी अच्छे रिलेशन होने चाहिए ना। डेफिनेटली सर। तो दैट्स व्हाट आई डेफिनेटली। थिंक नेटवर्क है, ठीक है। तो ये नेटवर्किंग है, मीन कि आप यहाँ यहाँ नेटवर्क का मतलब ये नहीं कि आप कोई सिस्टम बना रहे हैं। आप देखें, इवन ये भी एक नेटवर्किंग है कि एक कैंपस जो है वो अपनी स्टूडेंट्स की, वो तमाम स्टूडेंट्स जो पास आउट हुए हैं उनकी पूरी डायरेक्टरी मेंटेन करके रखे। देखो जी, अब अनीक इज सिटिंग इन इस्लामाबाद, मुझे एक काम पड़ता है, तो मैं अगर अनीक से बात करके मैं कहता हूँ कि बेटा वहाँ से एक यूनिवर्सिटी की एक लेट से मुझे एक फॉर्म चाहिए वहाँ से, तो आप काइंडली डू यू लाइक टू मैनेज इट। अब मैं बैठा मुल्तान में हूँ, मेरा इस्लामाबाद से बैठे काम हो गया। ये किस तरह काम हुआ कि आई हैव रिलेशन विद मिस्टर अनीक, आई हैव रिलेशन विद मिस्टर सज्जाद, तो सज्जाद डू नीड, आने वाले टाइम में मुल्तान में कोई काम हो सकता है, ठीक है। जी सर। ये ये ठीक है। ये रिलेशन बिल्डिंग बेसिकली नेटवर्किंग है। और हर बंदा रिलेशन भी नहीं बनाता होता, उसके ये भी स्किल्स है ना बेसिकली। सर डेफिनेटली इज स्किल। क्लियर? अब आप ठीक है। लोग वहां बैठे हुए हैं ना, मतलब ठीक है ये कोर्स पढ़ लिए, तो आप लोगों को ऐसा हो सकता है ना भी कल भी परसों आने वाले टाइम में, साल बाद 2 साल बाद, माइट बी यू स्टार्टिंग PhD प्रोग्राम, तो यू नीड सम सॉर्ट ऑफ हेल्प, यू आर कॉन्टेक्टिंग मी कि सर आई एम डूइंग दिस वन, तो ओके, माइट बी आई एम प्रोवाइडिंग यू हेल्प। लेकिन प्रायर टू दिस वन, ये उसके लिए आपको रिलेशन मेंटेन करने होते हैं, पॉजिटिव सेंस में बात हो रही है। तो आई शुड हैव अ गुड रिलेशन with Mr. Anik sitting, living in Islamabad, and same is the case. So कल को कोई ऐसी कोई चीज है तो might be I may provide you help in sitting in Multan. Same with the Sajjad and with other people. That is a network like we do need. ठीक है, तो इस तरह है। राइट। अब अगर इस्लामाबाद ऑफिस मुल्तान से फैकल्टी बुलवा के वहाँ पे अगर वो लेक्चर अगर करवा लें, और इस्लामाबाद वाले यहाँ अगर ICM में मुल्तान में आए, तो ये रिलेशन बिल्डिंग है ना एक। जी सर। ठीक है जी। जी सर। आज उम्मीद है कि नेटवर्क की समझ आ गई, नेटवर्किंग। सर बहुत जी सर। अच्छे। जी। तो मेरा ख्याल आज टाइम अगर देखें तो
टाइम अब होने वाला है, जस्ट 1 मिनट इज जी लेफ्ट। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे जी। तो नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगी ना मंडे को, ठीक जी है। सर। जी सर। और 15 तक है मेरा ख्याल आप लोगों की, जो हमें डेडलाइन है 15 तक की दी गई है। तो मेरा ख्याल हमारा अगला वीक बनेगा। राइट। जी सर 15 तक तो वही आखिरी है। ठीक है, ओके। अच्छा, आप लोगों को पेपर पैटर्न का तो पता है ना जी? सर अभी तो जो सीबीज हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। क्या? सर मतलब इसमें एमसीक्यू ज़्यादा हैं और रिटन वाले जो हैं वो शॉर्ट होते हैं। रिटन क्वेश्चन भी शॉर्ट हैं एज कम्पेयर टू जब पेपर बेस्ड होता था। नहीं, ऐसा है ना जी कि 60 के एमसीक्यूज हैं, ठीक है। जी सर इस तरह ही है। और वो 30 और ईच टू टू मार्क्स का, ठीक है। और बाकी रेस्ट ऑफ 40 है, उसमें जो क्वेश्चंस हैं दैट 10 मे बी क्वेश्चन है। इन, नहीं 10 नहीं, मतलब वो इट मे बी इन बिटवीन 5 to 15 क्वेश्चंस होंगे। अब अगर इसका मतलब है कि 5 क्वेश्चन है तो 8-8 नंबर का, चूंकि 40 नंबर बचे। अगर लेट से 10 क्वेश्चन हैं तो फिर वो बन गए आपके 4-4 नंबर के, ठीक है। लेकिन तो सर मतलब नंबर इसका सेम वो, नहीं है, सबके नंबर अलग अलग होते हैं। मैं वही बात कर रहा हूँ ना जी, मतलब है कि वो वेरिएट कर सकते हैं, लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं वो आपके 5 to 15 के दरमियान आ सकते हैं। इट मे बी 5, इट मे बी 6, इट मे बी 7, इट मे बी छोटे छोटे करके मतलब भी हो सकते हैं बहरहाल। तो लेकिन ये कि 40 मार्क्स गोज टू डिस्क्रिप्टिव। जी सर। अब उसके लिए आप लोगों को ये जो क्रिटिकल चीजें हैं ना, मतलब डिस्क्राइब और सिनेरियो बेस्ड हल्के हल्के से, उन चीजों को भी देखना होगा, ताकि उसका आंसर कैसे करना है तो लिखना भी पड़ेगा आप लोगों को, जी सर। ठीक है जी। राइट जी सर। सर। ओके जी, सी यू नेक्स्ट ऑन मंडे। इंशाल्लाह ओके सर। सर। खुदा हाफिज़। थैंक यू, खुदा थैंक हाफिज, यू सर। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज।